नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी प्रज्ञा पर। मैं आपका दोस्त मोहित। आज हम शुरू करने वाले हैं बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 5 DSC 14 आधुनिक हिंदी कविता छायावदोत्तर, जिसमें आपकी कविता लगी है सिंदूर तिलकित भाल, जिसे लिखा है बाबा नागार्जुन ने। देखने वाले हैं हम इसकी संदर्भ, सप्रसंग, व्याख्या और इसकी विशेषता अर्थात काव्य सौंदर्य। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके पहले खंड की संदर्भ देखते हैं और सब प्रसंग देखते हैं। तो यह पद्यांश जो है दोस्तों बाबा नागार्जुन द्वारा लिखी गई कविता संग्रह सतरंगी पंखों वाली, जो कि 1959 में प्रकाशित हुआ था, में संकलित कविता सिंदूर तिलकित भाल से उद्धृत है। प्रसंग की बात करें तो कवि ने यहाँ पर विस्थापन और प्रवासी जीवन की समस्या को उजागर किया है। घर परिवार से दूर पड़ा कवि को अपने अकेलेपन में अपनी पत्नी की सिंदूर तिलकित भाल याद आता है। सिंदूर तिलकित भाल अर्थात दोस्तों उनके पत्नी की मस्तक पर लगी वह सिंदूर याद आता है। दोस्तों पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि घोर निरंजन में परिस्थितियों ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। तो दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि मानव मन की प्रवृत्ति यह है कि जब वह अकेले से व्यथित और एकांतिक महसूस करता है तो विगत स्मृतियां जो होती हैं उसके मन मस्तिष्क को उद्वेलित और आलोड़ित करती है। मनुष्य का मन बार बार अपनों के बीच लौटने की चेष्टा करता है और इस लौटने की चेष्टा में असंख्य क्रियाएं व्यापार उनकी स्मृति के तारों को झंकृत कर देती है। इस विषय में उसे अपनी पत्नी की याद आती है। कवि जो है घोर निरंजन परिस्थितियों में होने का अनुभव करता है। कवि ऐसे स्थल पर रहने को विवश है जहां किसी का भी उसके साथ भावनात्मक संबंध नहीं है। कवि उस स्थान के लिए प्रवासी है। कवि जब बाहर की ओर से उदासीन होकर भीतर की ओर लौटता है और अपने भीतर लौटने की क्रिया में उसे अपनी पत्नी की याद आती है। उनको अपनी पत्नी का सिंदूर तिलकित भाल अर्थात सिंदूर लगा वह मस्तक याद आता है। दोस्तों दूसरी पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज, अर्थात कवि जो है यहाँ पर अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। चाहे अपने देश में रहे, चाहे विदेश में रहे, चाहे वह प्रवासी हो, चाहे वह किसी भी परिस्थितियों में हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समाज नहीं चाहिए। मनुष्य जो होता है वो सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही अपना जीवन यापन करता है और एक दूसरे के सहयोग से ही समाज चलता है। इसीलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समाज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी आगे लिखते हैं, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरों से काज, चाहिए किसको नहीं सहयोग। अर्थात कभी कहते हैं कि अगर मैं प्रवासी हूं और श्रीलंका में हूं तो क्या श्रीलंका के लोगों को कठिनाई नहीं हो सकती या मुझे नहीं हो सकती है। तो क्या मैं यह मानूं कि मुझे उनसे सहायता नहीं लेना या उन्हें मुझसे सहायता नहीं चाहिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको एक दूसरे से काम नहीं पड़ता हो। सभी को सहयोग चाहिए होता है और यह सहयोग जो होता है वो अनेक स्तर पर हो सकता है। अर्थात वह अपनी पीड़ा को बार बार अलग अलग संदर्भ में बताने का प्रयास कर रहे हैं। कौन चाहेगा कि उसका सुनने में टकराए यह उच्छ्वास। उच्छ्वास अर्थात गहरी गहरी वो सांसें, वो दुख तकलीफ में भरती हुई आहें। तो कभी कहते हैं कौन व्यक्ति होगा जो अकेला रहना चाहेगा, कौन होगा जो अपने दुख को अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। और उस समय जब हम या वह गहरी सांस भरते हैं तो हम सांस नहीं भरते हैं, अपने दुख और मन को मारते हैं। उस समय हम अपने अंदर की पीड़ा को व्यक्त कर रहे होते हैं। तो कभी चाहते हैं कि जहां भी जो भी व्यक्ति रह रहा है उसका साथ दिया जाए, उसकी बात सुनी जाए, उसके साथ ऐसा रिश्ता कायम हो जिससे वह सब कुछ भूलकर अपना प्रेम व्यक्त कर सके। लेकिन उनको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको अपने देश गांव की याद आ रही है, साथ में अपनी पत्नी और उसकी सिंदूर। वह सिंदूर
जो भारतीय संस्कृति की ओर इशारा कर रहा है, सामाजिक परिवेश की ओर इशारा कर रहा है। इसके साथ ही पत्नी के हृदय में पति के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव है, इसकी ओर इशारा कर रहा है। इसलिए वे कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अकेले में बैठता है, गहरी गहरी सांसें लेता है और अपनों को याद कर आंसू बहाता है, उसे देखने वाला, सुनने वाला कोई ना हो। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति अकेले में दूभर हो जाएगा, वह चाह कर भी आगे बढ़कर कार्य नहीं कर पाएगा और ऐसे में हमें रिश्तों को अहमियत देना होगा, प्रेम से रहना होगा। कभी आगे लिखते हैं, हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ ना विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। तो कभी कहते हैं कि मैं पाषाण नहीं हूं, मेरे अंदर भी भाव है, संवेदना है, मैं शून्य नहीं हूं। अर्थात मैं जहां रह रहा हूं यहाँ पर लोग मुझे समय समय पर कष्ट देते हैं और सबसे बड़ा कष्ट तो यही है कि यहाँ पर रहने के बावजूद यहाँ के लोग मुझे प्रवासी समझते हैं, अपना नहीं समझते। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं से कहीं भेज दिया जाए, जिसको डाल दे कोई कहीं भी। अर्थात इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं से कहीं भेज दिया जाए, कोई भी आरोप लगा दिया जाए, किसी भी प्रकार का बंधन लगा दिया जाए, कोई भी यातना दी जाए। करेगा वह कभी कुछ ना विरोध, अर्थात मैं विरोध भी कर सकता हूँ, इसकी भी क्षमता रखता हूँ। करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध, समय आने पर अनुरोध भी करूंगा, इसलिए मुझे पाषाण ना समझा जाए। कवि लिखते हैं, मैं ना साधारण सचेतन जंतु, अर्थात जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं वे कभी भी दायरे में नहीं रहते, उन्हें दूसरों का दुख दर्द अपने दुख दर्द से ज्यादा लगता है। इसलिए वह कह रहे हैं कि मैं साधारण नहीं हूँ, जो रोटी कपड़ा मकान की उलझनों में, परिवार की जिम्मेदारियों में उलझ कर रह जाते हैं, वह यायावर है, यात्री है। वे जहाँ जहाँ जाएंगे दूसरे लोगों से मिलेंगे, दूसरों का दुख दर्द कम करने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास में कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। तो मैं साधारण नहीं हूँ, मैं चेतनावान, सचेतन, प्रवाहमान जंतु यानी प्राणी हूँ। मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ हाँ, ना, किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष, विषाद, चिंता, क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान। तो कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर हाँ, ना, किंतु और परंतु भी है, हर्ष, खुशी, विषाद, दुख, चिंता और क्रोध भी है। यहाँ सुख दुख का अवबोध ज्ञान भी है, यहाँ प्रत्यक्ष और अनुमान का भी अनुमान है, ज्ञान है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि यहाँ भी उम्मीद की संभावना है कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। यहाँ हर्ष, विषाद, चिंता भी है और क्रोध भी आता है। यहाँ सुख दुख का अवबोध भी है, यानी मुझे इसका भी ज्ञान है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जो भी दिखाई दे रहा है उस पर मैं विचार करता हूँ और उसका परिणाम क्या निकलेगा उसका अनुमान भी लगाने की क्षमता रखता हूँ। अभी आगे लिखते हैं, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी स्थान, तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। तो कवि कहते हैं, मेरे इस संपूर्ण कार्यकाल की पिछली यादें भी हैं और वह यादें जो मधुर है, जो मेरे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और स्मृतियां जो खराब थी उनको भुलाने की भी कोशिश की है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा जीवन बिल्कुल खाली है, इसमें स्मृति और वह इसमें स्मृति वह विस्मृति भी है।
और इस अकेलेपन में तुम याद आती हो। तुमसे मैं यहाँ काफी दूर हूँ, फिर भी तुम मुझे याद आती हो, क्योंकि मैं पत्थर नहीं हूँ। मेरा हृदय भी धड़कता है और मेरा जीवन भी चल रहा है। दोस्तों, हम पहले खंड की काव्य सौंदर्य या विशेषता देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाव शिल्प की। तो कवि जो है अपने अकेलेपन के अनुभव के बारे में बताता है। यहाँ वह अपने प्रवासी होने की स्थिति को अस्वीकार करता है और कहता है कि मैं मनुष्य हूँ, निर्जीव पत्थर नहीं हूँ जिसे भाग्य जहाँ चाहे उठाकर फेंक दे। काव्य शिल्प की बात करते हैं दोस्तों। तो काव्य शिल्प कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें बिंबात्मकता है, यानी सिंदूर तिलकित भाल का बिंब चुनकर कवि ने कलात्मक कल्पना का परिचय दिया है। यानी सिंदूर तिलकित भाल जो है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में वह चित्र उभरता है, माथे पर लगा सिंदूर। साथ ही प्रतीकात्मकता भी इसमें विद्यमान है, यानी सिंदूर जो होती है वो विवाहित स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। नागार्जुन जो है अपनी पत्नी का सुहाग है और वे अपनी पत्नी के मस्तक पर सुहाग के चिन्ह को ही प्रेम के प्रतीक के रूप में चुनते हैं। तीसरा, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जैसे कि विश्वास, पाषाण, हर्ष, विषाद, स्मृति इत्यादि। शैली की बात करें तो प्रभावशाली और विषय अनुकूल है। मुक्तक छंद में लिखा गया है और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसको पढ़कर हमें साफ समझ आ रहा है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे खंड की। तो इस खंड में क्या बताया गया दोस्तों? तो प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि बाहर की ओर से उदासीन होकर कवि जो है अपने भीतर की ओर लौटता है और अपने भीतर लौटने की क्रिया में उसे अपनी पत्नी की याद आती है और पत्नी के साथ साथ वह पूरा परिवेश याद आता है जिसमें उनका प्रेम विकसित हुआ था। तो दोस्तों, पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृत में आंख, स्मृति विहंगम को कभी थकने न देगी पांख। तो स्मृति विहंगम अर्थात पंछी रूपी स्मृति, पांख यानी पंख। अर्थात दोस्तों, कवि कहते हैं कि मुझे आज अपने स्वजन परिवार के लोग याद आ रहे हैं। वह अपने हैं क्योंकि जब भी वह मुझे देखते थे तो उनकी आंखों में गुस्सा नहीं होता था, उनकी आंखों में सदैव वात्सल्य से युक्त अमृत रूपी स्नेह प्रेम ही दिखाई दिया। मेरी स्मृति इतनी ज्यादा है, मैं इतना ज्यादा उनसे जुड़ा हूं कि मेरी स्मृति रूपी पंछी निरंतर उड़ रहा है। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, याद आती लीचियां वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। तो कवि कहते हैं कि मुझे अपनी तरौनी ग्राम, वो जो उनका गांव है तरौनी, उसकी याद आ रही है। वहां की लीची, आम और मिथिला, यानी नागार्जुन जो है वो मिथिला के हैं, बिहार के हैं। तो मिथिला की परिवेश की बात कर रहे हैं कि मिथिला के उपजाऊ क्षेत्र याद आ रहे हैं। याद आते धान, याद आते कमल, कुमुदनी और ताल मखान, याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। तो कवि कहते हैं कि मुझे वहां की धान की याद आ रही है और याद आ रहा है वहां के तालाबों में खिलने वाली कुमुदनी और प्रिय खाद्य पदार्थ मखाना और वहां की शस्य श्यामल हरे भरे जनपद और वहां के परिवेश के अनुसार बच्चों के रंग रूप और रखे गए उनका नाम। याद आते वेणु वन के, याद आते वेणु वन के नीलिमा के निलय अति अभिराम, अभिराम अर्थात अति अभिराम अर्थात अति सुंदर, नीले अर्थात घर या घोंसला, नीलिमा अर्थात नीले रंग की, वेणुवन अर्थात बांस के वन या बांस के जंगल। याद आते वेणुवन, तो कभी कहते हैं कि मुझे वहां के बांस के जंगल
या वन याद आते हैं। नीलिमा के नीले अर्थात नीलिमा से यानी नीलिमा से युक्त घर यानी नीली घर जो बहुत सुंदर है। अथवा इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो बांस पर आसमान को छूती हुई जो घोंसला थी, जो नीले हैं, वे बहुत ही सुंदर थी और सब कुछ मुझे याद आते हैं। तो दोस्तों इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाव शिल्प क्या है? इस कविता में भी पति का अपनी पत्नी के प्रति यह लगाव संवेदना के एक नए धरातल को प्राप्त करता है। हिंदी साहित्य की विकास यात्रा को ही देखें तो स्त्रियां बहुत कम स्थानों में अपने अस्तित्व को प्राप्त कर पाई है, जहां कवि ने अपनी पत्नी को इस सभी परिवेश का केंद्र माना है। दोस्तों काव्य शिल्प कुछ इस प्रकार है। बिंबात्मकता यानी याद आती लीचियां वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। इस पंक्ति को पढ़ के दोस्तों वो लीची, वो आम, वो मिथिला वाले क्षेत्र, वो रुचिर भूभाग, वो सारी चीजें हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं, आदि बिंबों से भरी हुई है। तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जैसे पाख, धान, ग्राम, रुचिर आदि। शैली की बात करें तो ये प्रभावशाली है और विषय अनुकूल है। मुक्तक छंद है और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों तीसरी खंड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कवि अपने बचपन को याद करते हैं और तरौनी के निवासियों के उपकार के प्रति कृतज्ञता से भर जाते हैं। इसलिए तत्काल विदेश में अपनी उपस्थिति के प्रति क्षोभ व्यक्त करते हुए मृत्यु की कल्पना करते हैं। दोस्तों पंक्ति कुछ इस प्रकार है। धन्य है वे जिनके मृदुलतम अंग हुए थे मेरे लिए प्रियंक, धन्य है वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग। तो कवि कहते हैं कि जिन्होंने मेरे जीवन को जन्म देने के बाद अपना मधुरतम अंग यानी गोद प्रदान किया, वात्सल्य भाव प्रेम दिया, लालन पोषण पालन किया, वे लोग धन्य हैं, धन्य के पात्र हैं, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, वह मेरे जीवन के लिए पर्याय बन गए हैं। अगर वह नहीं होते तो मेरा जीवन सफल ना होता। वह उन्हें याद करके कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि आज जो मैं स्वस्थ हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी उपज का भाग दिया, अन्न पानी साग सब्जी फल को उगाया, हमें खिलाया, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। कवि कहते हैं कि फूल फल ओ कंद मूल अनेक विध मधुमास, विपुल उनका ऋण सधा सकता न मैं दसमांस। तो कवि कहते हैं कि फूल फल कंद मूल मधुमास जो मिलते हैं मैं उनको ग्रहण करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। उनका ऋण है वो इतना बड़ा है कि उसका तो मैं 10वां हिस्सा भी नहीं चुका सकता। ओहो यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज, धन्य है वह जन वही धन्य समाज। अर्थात यह बड़ी ही दर्दनाक स्थिति है कि मैं अब अपनों से दूर हो गया हूँ, पर मेरे दिल से आवाज आ रही है, धन्य है वह जन वह समाज। यहाँ भी तो हूँ ना मैं असहाय, यहाँ भी है व्यक्ति ओ समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय, मरूंगा तो चिता पर 2 फूल डाल देंगे। तो कवि कहते हैं कि यहाँ भी तो व्यक्ति और समाज है, मैं यहाँ असहाय नहीं हूँ, किंतु जीवन भर रहूंगा फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। जीवन भर काम करूं, हो सकता है यहाँ मर भी जाऊं, पर लोग प्रवासी ही कहेंगे। प्रवासी कहने में यहाँ जो है दर्द है, उनकी पीड़ा अभिव्यक्त होती है, क्योंकि वह केवल औपचारिकता निभाएंगे, आएंगे और मेरी चिता पर 2 फूल डाल देंगे और ये लोग मुझे भूल जाएंगे। कभी आगे अपनी कल्पना में ही अपने मृत्यु की कल्पना करते हैं और ये खबर जब उनकी पत्नी के पास पहुंचेगी तब उनकी क्या स्थिति होगी इसको भी वह बताते हैं।
समय चलता जाएगा निर्वाद अपनी चाल, सुनोगी तुम तो उठेगी हूक। अर्थात समय जो है बिना रुके चलता रहेगा, और ये खबर जब गांव में मेरी पत्नी सुनेगी तो उसके हृदय से हुक या दर्द का एक सहलाव निकलेगा। हो सकता है उसकी उसी समय मृत्यु भी हो जाए, पर जो पीड़ा मेरी पत्नी को है वह पीड़ा यहाँ के लोगों को नहीं होगा। कवि अपनी अंतिम पंक्तियों में लिखते हैं कि मैं रहूंगा सामने तस्वीर में पर मुक, सांधे नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुणा आख्यान सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। तो कवि कहते हैं कि तुम तस्वीर में मुझे देखोगी और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अपनी इस भावना को सूर्यास्त के बिंब के माध्यम से और भी मार्मिक बनाते हुए नागार्जुन कहते हैं कि मैं रहूंगा सामने तस्वीर में मुक, सांधे नभ में पश्चिमांत समान। अर्थात जिस तरह संध्या के समय आसमान में सूरज ढलता है और ढलते समय आकाश में लालिमा फैला देता है, वह लालिमा ही सूर्य के ढलने की निशानी है। वह लालिमा सूर्य ढल रहा है इस दर्द को बयां कर रहा है। उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में जो हुक उठेगी वह मेरे दर्द को बयां करेगी। लालिमा का जब करुण आख्यान सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, अर्थात मेरे मृत्यु के पश्चात वह स्मृति उसी लालिमा के समान होगी जो कुछ ही क्षण रहेगी। उस शाम का जो करुण दृश्य सुना करता हूँ, ऐसी ही स्थिति हो जाएगी जब तुम मेरी मृत्यु की खबर सुनोगी। इसलिए उसे यह अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो कभी कहते हैं कि याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल, और उसे अपनी पत्नी की सिंदूर लगे मस्तक की और भी तीव्रता से याद आती है। तो दोस्तों इसकी काव्य सौंदर्य भी देखते हैं। तो भावशिल्प कुछ इस प्रकार है कि भारतीय स्त्री की पहचान सिंदूर की कल्पना नागार्जुन ने बड़े ही सहज रूप से की है। यह भारत की संस्कृति का ही प्रतिबिंब है कि एक स्त्री एक पत्नी ही है जो पुरुष को सबल देने का काम करती है। हर दुख में हर सुख में एक रीढ़ की हड्डी की तरह यदि कोई जीवन को सहारा देता है तो वह पत्नी ही है। लेखक ने सांस्कृतिक प्रतीक सिंदूर को एक मानवीय और भावनात्मक दृष्टिकोण दिया है। तो दोस्तों काव्य शिल्प कुछ इस प्रकार है। बिंबात्मकता, सुनोगी तुम तो उठेगी हुंक, मैं रहूंगा सामने तस्वीर में पर मुक। तो ये दृश्य आंखों के सामने जो है आ जाता है, जिसमें एक तस्वीर दिखती है कि वो मुक तस्वीर लटकी हुई है और जिसमें उनकी पत्नी जो है उनसे बात तक नहीं कर पा रही है। दूसरा प्रतीकात्मकता, तो यहाँ पर कवि ने अपनी पत्नी के करुण पीड़ा और व्यथा का संध्या बेला का दृश्य प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। वही बात करें शैली की तो प्रभावशाली और विषय के अनुकूल है, मुक्तक छंद है, अभिधा सब शक्ति का प्रयोग किया गया है और करुण रस तथा श्रृंगार रस का वियोग पक्ष की झलक भी मिलती है। तो दोस्तों ये आपका काव्य सौंदर्य था और ये पोयम जो है, कविता जो है आपकी खत्म होती है। और यदि आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।